हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शिवा। आज का हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट बेल। इससे पहले भी मैंने बेल के और भी टॉपिक्स कवर किए हैं। बेल इज़ अ राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एंड एंटिसिपेटरी बेल। तो आज मेरा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट बेल। तो डिफ़ॉल्ट बेल एक छोटा सा टॉपिक है। इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आपको शायद रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसीलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करती हूँ। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है? पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि बेल कितने टाइप की होती है। 3 टाइप की बेल होती है। एक होती है रेगुलर बेल, एक होती है एंटीसिपेटरी बेल और एक होती है डिफ़ॉल्ट बेल। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट होता है जो भी हमारा जो इंडियन लॉ है उसके एक कॉन्सेप्ट होता है कि अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यानी कि भाई अनटिल अनलेस उसका जो उसके ऊपर जो एक्यूजेशंस लगी हुई हैं, उसका जो क्राइम है वो प्रूव नहीं होता, फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती, तब तक वो एक इनोसेंट ही कहलाया जाता है इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये जो डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन है ये सेक्शन 167(2) CRPC में डिफाइंड है। तो अगर मेरे जो लॉयर फ्रेंड्स हैं दे वुड लाइक टू रेफर टू दिस डिफॉल्ट बेल, दे कैन रेफर टू सेक्शन 167 subsection 2 CRPC. But this bail is not properly defined as a default bail in CRPC. तो ये डिफॉल्ट बेल के नाम से नहीं है, बट ये जो बेल हम डिस्कस करेंगे इसको एज अ लेमन लैंग्वेज डिस्कशन के लिए डिफॉल्ट बेल कह दिया जाता है। तो डिफॉल्ट का अगर आपको मतलब समझ में आए तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि किसी कोई मिस्टेक होता है तो उसको डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अगर आप अडेयर नहीं कर पाओ तो उसको डिफॉल्ट कहते हैं। तो इसीलिए इस बेल को भी डिफॉल्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट या FIR दर्ज होती है तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असाइन कर दिया जाता है। तो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ही हैज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट, हिज चार्जशीट इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट. If he is not able to submit this charge sheet on right time, then he is considered to be defaulted, and the person who against whom the charge sheet has to be filed gets the bail from the magistrate. तो हमारा स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड क्या है? जैसे सपोज अगर कोई ऑफेंस है विच इज पनिशेबल बाय डेथ और मोर देन 10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है दैट इज 90 days. So the investigation officer has 90 days to submit his charge sheet, investigate upon the matter, submit his information, whatever findings he has got. So he has got 90 days to complete this procedure. In case if there is any other offense, then he has got 60 days of time period. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इतना टाइम निकल जाता है तो और जो एक्यूज्ड है द पर्सन कंसर्न इज रेडी टू टेक द बेल, द मैजिस्ट्रेट हैज टू प्रोवाइड हिम विद द बेल, विद द फैसिलिटी, ही कैन नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग द बेल। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो है किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको और भी टॉपिक्स देखने हैं, अगर आप चाहते हैं और भी समझना लॉ को, तो आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। और चाइल्ड राइट्स और विमेन राइट्स पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, और मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स पे भी वीडियो बनाया है। तो आई होप वो वीडियो आपको रियली हेल्पफुल लगेंगे। एंड इन केस इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।